हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बीच में हमारे वीडियो रुक गई थी, जो नहीं आ रहा था। किसी कारणवश हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि आईना भी टूट जाती है, तस्वीरें भी बदल जाती है। कि आईना भी टूट जाती है, तस्वीरें भी बदल जाती है। खुद पे भरोसा हो तो तकदीरें भी बदल जाती है। चलिए, आज इसी के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने ये चैप्टर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा कर लिया है, भारत का संवैधानिक विकास। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उस पर यह वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेंगे। आज हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना बन सकते हैं उतना हमने बनाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, एक बार अपने खुद से बनाने का प्रयास करें। आपके सामने ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें से किस अधिनियम के द्वारा जो था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमारा हो जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है, कथन एक दिया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये तो हमारा कथन सही है। दूसरा बोल रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये लेमेस्टर नहीं थे, यहाँ पे एलिजा एम्पे जो थी उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी। दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा ये दूसरा जो है गलत है, पहला सही है। तो केवल हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक जो सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसमें से किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो आप एक बार ऑप्शन को देखेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसका ऑप्शन। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। ऑप्शन है ये आपको तीन दिया है, तो इसमें से हो जाएगा इससे भी होता, इससे भी होता और इससे भी होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक, दो और तीन, तीनों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो हम बात करेंगे यहाँ पे चार गो चार्टर एक्ट दिया है, इसमें से किसी एक के द्वारा जब वो चार्टर एक्ट आया था तो उसने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के व्यापारिक जो एकाधिकार था उसके पास उसको समाप्त कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। जब 1813 का चार्टर अधिनियम आएगा तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से व्यापारिक जो एकाधिकार हट जाएगा, केवल चीन के साथ और भारत के साथ चाय का व्यापार चालू रहेगा, बाकी व्यापार पर से उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अगला दिया है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन दिया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। तो हमने पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा कि 1813 के अधिनियम के द्वारा ये कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि दूसरा है, ये कथन सही है। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है
कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। जी नहीं, ये जो आपका तीसरा कथन ये गलत है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश, ये जब आएगा, ये जब 1858 का अधिनियम आएगा तब ये आएगा, भारत का जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में भारत का राजस्व आ जाएगा। हमारा ऑप्शन होगा एक और दो, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो आप देखेंगे इसके ऑप्शन के बारे में, आप देखेंगे ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1835, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें से किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1835 का चार्टर एक्ट जब आया था उसमें भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बन पाया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति कब में प्राप्त हुई? तो हम बात करेंगे, ऑप्शन है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये प्रावधान किए गए थे बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मांगटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो हम बात करेंगे इसमें जो आपका आंसर होगा ये होगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1909 का जब मार्ले मिंटो सुधार आता है उसी में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बात करेंगे इसमें, देखिएगा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको कि संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी जो स्थापना की गई थी तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो हम बात करेंगे जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया उसी में बोला गया था कि भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो उसकी 1835 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत? जैसे कि आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था तो आपको पता होगा कि जब भारत सरकार का अधिनियम 1919 आया था उसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया उसमें क्या किया गया, प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र में द्वैत शासन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? सेम पीछे ही क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, बस भाषा चेंज किया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो इसमें क्या है 1919 में कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो हमने बताया है कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया था। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की व्यवस्था। जी नहीं, ये
हमारा जो हुआ था 1919 नहीं हुआ था, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तीसरा कथन है, ये सही है, दूसरा गलत। तीसरा कथन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। जी ये दिएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। देखेंगे किसमें है 1 और 3, तो ऑप्शन सी में है 1 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, तो हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता क्या, तो कब शुरू की गई थी? तो अभी पीछे हमने बताया कि 1935 के जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो प्रांतों में से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। तो ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। उसने पहले अपने उत्तर में ऑप्शन सी को माना, और जब संशोधित करके अपना उत्तर निकाला तो उसने अपना उत्तर डी को माना है, भारत शासन सरकार अधिनियम। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, जो कि ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? ऑप्शन के सामने ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो अगर हम बात करेंगे विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी थी, तो जब द्वैत शासन पहली बार लगाया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत नई विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय व्यवस्था लाया? तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय व्यवस्था लाया? तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे कि 1861 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लाए? केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया था? तो 1935 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे कथन दिया है, विचार करना है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्स सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो अगर हम बात करेंगे तो ये व्यवस्था 1919 के मॉन्टेगू चेम्स सुधार में नहीं की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो जी ये 1935 में किया गया था, तो हमारा ऑप्शन केवल 2 होगा, हमारा ऑप्शन होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारे सामने 2 कथन दिया गया, इन दोनों कथन को देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा के लिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। जो सिविल सेवा की परीक्षा केवल लंदन में होती थी, वो अब भारत में भी होगी, इसकी व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। तो ये हमारा कथन सही है। अगला कथन है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी सही है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? जब भारत शासन अधिनियम आया 1919, उसमें निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था 26 में, 30 में, 34 में, 45 में। तो हमारा हुआ एक 26 में हुआ, और 37 में नहीं हुआ था, और 45 में हुआ था। तो ए और सी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और सी में हुआ था। इन दोनों के समय जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो 1919 के एक्ट के अधीन हुआ। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अगर अंतिम निर्वाचन की बात करेंगे तो अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था, और इसकी पहली बार 1926 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित किसमें है? आप एक बार ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रभावित है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रभावित है, एक बार आप क्वेश्चन को जरूर देखेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हमारा ऑप्शन होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो हम बात करेंगे, इसका भी आंसर आपको भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। और बी है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तीसरा है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। तो इनमें से कौन एक नहीं है। तो आप एक बार ऑप्शन को देख के खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये इसका प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ किसके तहत किया गया था। आई होप आप बना चुके होंगे। तो इसका बात करेंगे हम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी। संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत। तो इसका भी आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। जो अवशेष शक्तियां है वह किसको दी गई थी। आई होप कि आपने बना लिया होगा। तो इसमें होगा प्रांतीय विधान मंडलों को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था। तो इसमें से कौन सा नहीं था। तो देश के लिए लिखित संविधान, तो यही नहीं था, पहला ही नहीं था। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा सी। बाकी तीनों थे विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडलों के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये थे। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है जी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 2/3 जो भाग था इसी से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 से आया था, इसी के तहत भारत बर्मा से अलग हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे उतने हमने क्वेश्चन बनाए थे और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।